मेरा नाम संजीता महापात्र है। मैंने इस बार की यूपीएससी 2019 के रिजल्ट्स में 10th रैंक रखा है और मैं राउरकेला उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 10th और 12th उड़ीसा से ही करा और मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है मैंने। 2012 में मैंने अपना इंजीनियरिंग खत्म करा। फिर उसके बाद 2013 से मैंने राउरकेला स्टील प्लांट सेल ज्वाइन किया और 2018 तक मैं वहाँ थी। उसके बाद मैंने रिजाइन किया 2018 में और स्टेट पीएससी दिया था जिसमें मेरा रैंक 2 था। उसके बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया 2019 वाला जो मैंने दिया था, उसमें मेरा रैंक 10 आया। तो मेरा यूपीएससी का जो सफर है वो बहुत ही लंबा सा सफर है। मेरा एक ऑडियो आप लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म में देखा होगा और उसे इतना ज़्यादा प्यार मिला और इतने सारे कमेंट्स आए, तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो मैसेज भी आप सबको दूं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू से। अगर मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताऊं, बचपन से लेके आईएएस बनने का सपना बचपन का सपना था, जो कहते हैं चाइल्डहुड ड्रीम। एक छोटे से बच्ची ने मुझसे पूछा कि मैम इतना मोटिवेशन आप लाती कहाँ से हैं कि आप अभी तक जो बचपन का सपना था वो आज तक कैसे आया, आपने उसको किया कैसे। तो मैंने उससे यही जवाब दिया, अगर आपका सपना है वो और आप चाहते हो उसे हासिल करना तो आप अपनी जी जान लगा ही देते हैं। ये नहीं कि आज मैं सो के उठी और मैंने सोचा कि आप तो आईएएस बनना है, वो नहीं था। वो एक बहुत लंबा सा सफर था। बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मैंने हमेशा से डेडिकेटेडली पढ़ाई करी है। फिर 10th में भी मेरे अच्छे मार्क्स रहे, 12th में भी अच्छे मार्क्स रहे। मैंने यूपीएससी की तैयारी कॉलेज टाइम से चालू की थी। तब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया था, हिंदू पे कंसंट्रेट किया था। हिंदू पढ़ना धीरे धीरे, क्योंकि ना न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हमें होती नहीं है, जो घर पे पढ़ते हैं बच्चे अलग हैं, बट मैंने वो हैबिट डेवलप की पहले अपनी। उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट्स कॉलेज टाइम में ही दिए थे। तब मुझे, बिकॉज मैं राउरकेला जैसे शहर को बिलोंग करती थी, इट्स अ टियर 3 सिटी, तो वहाँ इतने एवेन्यूज नहीं थे जहाँ से मुझे पता चल सके कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तब इंटरनेट का इतना दौर नहीं था। तो 2008 की बात कर रही हूँ मैं, 2008-9 की। तब इंटरनेट इतना ज्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं था, हमें पता नहीं था। हम तब पार्लर जाया करते थे, वहां बैठ के चैटिंग करते थे। तो तब तब याद है मुझे, वही यूज था इंटरनेट का। तो मेरे पास वहाँ उड़ीसा में ऐसा कोई पीयर ग्रुप नहीं था। यूपीएससी में उड़ीसा के लोग कम आ रहे थे तब, तो वी डिड नॉट हैव सीनियर्स। तो मुझे 2 साल लग गए सिलेबस डाउनलोड किया। जब मैं कॉलेज आई तब नेट आया मेरे पास, लैपटॉप आया मेरे पास, तो मैंने सिलेबस डाउनलोड किया। फिर धीरे धीरे पढ़ना चालू किया, कहाँ से कलेक्ट करूँ। वो प्रोसेस 2-3 साल के लग गई। फिर मेरी जॉब लग गई सेल में और वहां से मैंने अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करी। मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए। मेरे लिए एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ना मेरे पास और कोई फाउंडेशन कोर्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कराते हैं वैसा कुछ नहीं था। तो मेरा बेस, मेरा फाउंडेशन एनसीईआरटी से चालू हुआ। मैंने एनसीईआरटी को बहुत बारी पढ़ा टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको मैंने वहां से कवर किया। उसके बाद मैंने सबने मुझसे ये कहा था कि आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है, उसको अपने पास रखना है ऑल द टाइम, और बार बार ही आपको सिलेबस अच्छी तरह से याद होना चाहिए ताकि आप रिलेट कर सको कि ये सब्जेक्ट इस पेपर में आता है, ये सब्जेक्ट उस पेपर में आता है। तो मैं धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप किया। मैंने अपना ऑप्शनल जो चूज किया वो मैंने 2013 में चूज किया था। तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। फ्रेंड्स मेरे सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे थे, पबएड, बट उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने एक बार सोचा, मुझे ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस हमेशा से बहुत पसंद था, तो मैंने सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सुना था। तो मैंने डिसाइड किया एक बुक खरीद के लाती हूँ छोटा सा। फिर मैंने उस बुक को पूरा पढ़ा, एक बारी एक रीडिंग मारी टू अंडरस्टैंड, और मुझे वो सब्जेक्ट इतना अच्छा लगा, इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने सोचा कि इसी को ऑप्शनल रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑप्शनल आप वो रखो, ये नहीं कि वो स्कोरिंग हो, आप उससे कनेक्ट होने चाहिए। सोशियोलॉजी में मैंने
आपको एक तो सोशियोलॉजी स्कोरिंग था ही, उसको मैं कनेक्ट कर पा रही थी, उसमें मेरा इंटरेस्ट था। मैंने उससे जीएस में हेल्प हुई, एसए में हेल्प हुई, एथिक्स में हेल्प हुई, तो वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता था। और आप उसको रियल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हो। आफ्टर यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, सोशियोलॉजी से क्या हुआ मुझे, मेरा एक बहुत बैलेंस्ड व्यू पॉइंट आ गया, तो इट हेल्प्स इन दैट वे। तो मेरे कहने का अल्टीमेट एम है, जो भी आप ऑप्शनल चूज करो वो आपको पसंद आना चाहिए, आप उससे कनेक्ट होने चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन का टाइम मेरा क्या बोलते हैं, जो आरएसपी का सफर था उसमें आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप जैसे ही बढ़ते जाते हो जॉब में, आपका वर्क प्रेशर बढ़ता जाता है। तो 2018 तक मेरा वर्क प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया था, बट मेरी चाइल्डहुड ड्रीम तो आईएएस की ही थी। तो मैंने बहुत ही कष्ट से, क्योंकि ना इतना अच्छा रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी स्टेबल जॉब थी, उसे छोड़ना, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को छोड़ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा और मुश्किल स्टेप था। मुझे सबने कहा था कि आप लीव ले लो और आप चले जाओ पढ़ने, जाते ही हैं सब पीएसयूज में, पर मेरा दिल नहीं माना। मैंने ये कहा कि एक पुल बैक रह जाएगा मुझ में, वो एफर्ट नहीं आएगा कि मेरे पास अभी कोई चारा ही नहीं है, मुझे निकालना ही निकालना है। तो वो एक गैम्बल ही था, मैं कहूंगी कि मैंने जॉब छोड़ा। मेरी शादी 2017 में हुई थी और 2018 में मैंने जॉब छोड़ा। और उसके बाद मैंने 2018 में एक मेंस लिखा था और मैं उसमें मेंस में 7 मार्क्स से कट गई थी, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और इस बार आई कुड क्वालिफाई, एंड ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली मैंने सोचा था लिस्ट में नाम आएगा, 500-600 तक तो रैंक आ ही जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा सा प्लेजेंट सरप्राइज था, जो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 2018 के बाद चेंज हुई थी। तब मैं, एज आई एम मैरिड, तो मैं घर पे रहती थी, तो मैं 9 से 9 बजे तक नहीं पढ़ सकती, मैं कभी टाइमिंग काउंट करके नहीं पढ़ सकती। घर पे ऐसे मुझे कोई प्रेशर नहीं था काम का, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे। मेरी सास ऑफिस जाती थी, खाना बना के जाती थी, वापस आती थी। मेरे ससुर जी मुझसे खाना परसवा, मतलब कहते थे तुम खा के पढ़ने चले जाओ, मैं खा लूंगा खुद से। तो दे वर वेरी हेल्पफुल इन दैट सेंस। और उसके बाद मैंने जब अपनी तब पढ़ाई चालू की थी, मेरा एक हर दिन का एक टारगेट रहता था कि आज मुझे ये पढ़ना है, और मैं जो 4 घंटे पढ़ती थी मैं सिर्फ पढ़ती थी। इट वॉज ऑल अबाउट पढ़ना, उसमें ब्रेक नहीं होना होता है। आपको डे के एंड में खुद को सेटिस्फाई करना है, किसी और को नहीं दिखाना है कि मैंने आज इतने घंटे पढ़ लिए, मैंने आज उतने घंटे पढ़ लिए। खुद को मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल आना चाहिए कि आज मैंने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। मैं मेंस प्रीलिम्स के एग्जाम्स के बाद 3 महीने दिल्ली गई थी टू मेंस टेस्ट सीरीज लिखने। वो 3 महीने जो मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज के लिए मैं दिल्ली में मैंने स्पेंड किया था, वो 2 बारी करा था, 2018 में भी किया था, 2019 में भी किया था। वो मेरे लाइफ का वन ऑफ द टफेस्ट फेज होता है, बिकॉज दिल्ली के कमरे, एक कमरे जिसमें खिड़की नहीं होता, उसमें खुद, अब मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद तो खुद खाना बनाना होता था। तो पूरे दिन का वो शेड्यूल ऐसा रहता था, सुबह सो के उठो तो पेपर वहीं बगल में होता था, पढ़ना चालू कर दो, दूध और एक ब्रेड रहता था वो खा लो, फिर पढ़ते रहो, फिर लंच के टाइम खिचड़ी बना लो, खा लिया, फिर रात तक पढ़ते रहे, जो बचा था वो कुछ खा लिया, मैनेज समथिंग। मैं तब ये नहीं सोचती थी कि खाना खाया नहीं ढंग से, कुछ अच्छा खा लूं, मैं ये सोचती थी 3 महीने की बात है, इतनी मेहनत लगानी है तो लगा लेते हैं बहुत अच्छे से। तो मेरा कहना है कि आपको पूरे साल एकदम जी जान लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे साल कमिटमेंट दिखाने की जरूरत है कि आप जो भी कर रहे हो हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। आज अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी वो 5 घंटे पढ़ना, और क्वालिटी चीज पढ़ना। ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो 2 दिन छोड़ देते हैं, 3 दिन। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसा सफर है जो आपसे कमिटमेंट, डेडिकेशन डिमांड करता है, और आपको वो देना है उसे। कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, कम पढ़ के भी निकालते हैं, ऐसा नहीं कि सब 5 साल तक घिसते ही रहते हैं और फिर ही निकलता है, बट दे आर एक्सेप्शनली ब्रिलियंट। एंड उनका डेडिकेशन, उनके एफर्ट को मैं आई विल नॉट मिनिमाइज और से कि उन्होंने एफर्ट नहीं डाला, दे मस्ट हैव डन।
तो आप किस तरह से कर सकते हो, आप अपना चूज करो। तो डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू। और मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं। आप अपना नैरो डाउन करो और फोकस उसी उसी चीज पे रखो जिसको आप रिवाइज कर सको। तो मेक इट फोकस्ड, एक प्लान बनाओ, शेड्यूल बनाओ। ये नहीं कि हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहो। एक टाइम के बाद आपके पास एक कंप्लीट शेड्यूल होना चाहिए कि मेरे को कैसे आगे बढ़ना है। मेरा फर्स्ट 2 प्रीलिम्स, मैंने फर्स्ट 3 बारी अटेम्प्ट जो लिया था उसमें मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। फर्स्ट 2 प्रीलिम्स में तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं। मैंने तब एक टाटा मैग्रॉ हिल का बहुत बड़ा सा जनरल स्टडीज का बुक आता है, मैंने सिर्फ वही खरीदा था और मैंने सिर्फ वही पढ़ा था। मुझे ये नहीं पता था कि बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पढ़ने के लिए। थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में मैंने काफी सारे सोर्सेज कलेक्ट किए। उसमें मेरी गलती ये थी कि मैंने बहुत सारे सोर्सेस कलेक्ट किए, सब पढ़ने की कोशिश करी। जब फाइनल एग्जाम आया तो मैं कुछ रिवाइज नहीं कर पाई, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेस थे। तो फोर्थ अटेम्प्ट तक आई रियलाइज्ड कि मुझे अपने सोर्सेस नैरो डाउन करने हैं। मेरा तब ये था, प्रीलिम्स के 1 महीने पहले मैं पूरा 1 महीना मेरा कोई पढ़ने का मेरा शेड्यूल होता था कि 4 जितने टेस्ट सीरीज हैं मार्केट में जो मेरे से सॉल्व हो सकते हैं, अच्छे अच्छे, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा लिया, अच्छे टेस्ट सीरीज मैंने इनसाइट्स का दिया था, विजन का दिया था, फोरम का दिया था, ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज मैंने खूब सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व किए। और उसके बाद उसको रिवाइज, जो मेरे बने बनाए नोट्स हैं, मेरी आदत थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर का एडिटोरियल को, मेरे जीएस के 4 कॉपी थे, जीएस 1 2 3 4, मैंने ऐसे कॉपी बना रखे थे अलग, और हर एडिटोरियल को जिससे भी वो कनेक्टेड है, उस जहां वो ज्यादा रेलेवेंट है उसी पेपर में लिख के रखती थी। और वो ऐसे लिखती थी कि वो मेंस में रिवाइज कर सकूं। मैं इसके बारे में फिर से बाद में बताऊंगी, आई फिनिश प्रीलिम्स फर्स्ट। सिमिलरली मेरा एक नोट था जिसमें मैं प्रीलिम्स के लिए कॉपी बना के रखा था मैंने। न्यूज़पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट नाम आते हैं, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी आ गया, तो उसके ऊपर थोड़ा डिटेल लिख लिया। तो वो मेरा जो नोट्स था वो कंसाइज नोट्स रिवाइज किया था। वो मेरे पूरे साल की मेहनत थी, पूरा न्यूज़पेपर की मेहनत उसमें थी। आप उसको टॉप अप करोगे जो नॉर्मल रिवीजन प्रीलिम्स के टाइम करंट अफेयर्स आते हैं, अपने करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे और जो करंट अफेयर्स मार्केट में है, जो आपको अच्छा लगता है, 1 या 2 सोर्स, सारे नहीं। अगर आपके पास टाइम है और आप सोच रहे हो कि वो करके आप रिवाइज कर सकते हो, तभी आप उसको अडॉप्ट करना। रिवीजन इज अ मस्ट, वो पक्का करना है। मेंस के लिए मैंने जैसे बोला, जीएस के लिए मैंने ऐसे 4 कॉपीज बनाए थे। 2018 मेंस में मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने इतने सुंदर से जो नोट्स बनाए थे पूरे साल के, वो मैं रिवाइज ही नहीं कर पाई, मेरा खत्म ही नहीं हुआ रिवीजन उससे। तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहा। तो इसीलिए 2019 तक जो मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने उसको क्रिस्प बनाना चालू किया कि जो अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो मैं उसे कैसे लिखूंगी, मैं उसे उसी उसी उतने ही पॉइंट्स उस कॉपी में जाने चाहिए। तो ये नोट मेकिंग जो है ना, इट्स एन आर्ट। ये आप धीरे धीरे जैसे आप लिखोगे आपको समझ आएगा कैसे बनाना है। और टेस्ट सीरीज, मैंने प्रीलिम्स के तुरंत बाद ही बहुत सारे टेस्ट सीरीज लिखे थे मेंस के, अराउंड 20 मेंस के टेस्ट सीरीज मैंने लिखे थे। उससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फिर आपको समझ आ जाता है नोट्स भी कैसे बनाने, इट हेल्प्स अ लॉट। तो टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये नहीं सोचना है 5-6 लिख दिया मैंने तो मैं मेंस लिख लूंगा, वो नहीं होगा। थर्ड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप सबने मुझे शायद इस ड्रेस में रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। मेरा एक इंटरव्यू बहुत राउंड्स कर रहा है यूट्यूब में, एंड द फर्स्ट 5 मिनट्स इज अ ब्लंडर आई कमिटेड इन दैट इंटरव्यू। और उसमें बहुत कमेंट्स आए हैं यूट्यूब में, इट्स बिट एम्बैरेसिंग फॉर मी, बट आई वांट टू टेल यू ऑल that was my first or second mock interview and I was very under prepared। मेरे को तब आइडिया ही नहीं था कि कैसे बोलना है वहां पे, किस चीज को प्रोजेक्ट करना है। वो लर्निंग स्टेप था मेरे लिए। तो दिस इज हाउ ऑल दिस मॉक मेंस टेस्ट सीरीज, ये सब आपको इसी चीज में हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज आप अपनी गलतियों से सीखें। तो मैंने अपने उस मॉक से सीखा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत सारा है, मैं उसे अंडर प्ले क्यों कर रही हूँ।
जस्ट बिकॉज मैंने कुछ चूज किया है, वो मेरी अपनी चॉइस है, उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो वो चीज मेरी मॉक इंटरव्यू से हुई थी। एंड इंटरव्यू जो फाइनल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज वहाँ प्रोफेशनल बैठे रहते हैं, वो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं, आपका पर्सनालिटी देखते हैं, एंड आपका नॉलेज, नॉट सुपरफिशियल नॉलेज, आप एक टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं। मुझे चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा गया था, तो उसके बारे में आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्या है, दैट दे आस्क। और ये आप इंटरव्यू के एक महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं ला सकते, वो जो साल भर आपने पढ़ाई करी है वो वहां पे आपका दिखेगा ही दिखेगा। सो हैव पेशेंस, इट विल हैपन। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। बहुत लोग पूछते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बावजूद आपने सोशियोलॉजी क्यों अडॉप्ट मतलब चूज करा, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज आई कुड कनेक्ट विद द सब्जेक्ट, और मेरा ह्यूमैनिटीज पढ़ने का हमेशा से मन था। मैंने ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रखा है, तो एक रैशनल बेंट ऑफ माइंड ऑलरेडी था। सोशियोलॉजी वाज टू गिव अ ह्यूमन टच टू माय नॉलेज बेस, तो एक बहुत अच्छा अमेलगमेशन है ऑफ इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंसेस। एंड सेकेंड इज, मैंने 2013 में उसे पढ़ना चालू किया था। हैरलम्बर्स का एक ऑरेंज बुक है, वो सबसे पहले मैंने खरीदा था और मैंने उसको पढ़ा था। फिर मेरे फ्रेंड से सजेस्ट किया, बिकॉज मेरा कोई फाउंडेशन है नहीं सोशियोलॉजी में, तो मुझे एक कोर्स करना चाहिए। तो मैंने उपेंद्र गौर सर हैं दिल्ली में, उनसे मैंने 3 मंथ्स का एक कोर्स किया था सोशियोलॉजी का, टू मेक माई बेसिक्स कंप्लीटली क्लियर। तो उन्होंने काफी मदद की मेरे स्टैटिक पोर्शन में बेसिक्स क्लियर करने में, उससे मुझे काफी हेल्प मिली। उसके बाद मैंने 2018 में मेंस लिखा था, तब मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था IAS बाबा का। वहां पे मैंने एक सोशियोलॉजी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो वहां एक वैल्यू एडिशन था वो मेरे लिए काफी। उन्होंने, जैसे उपेंद्र गौर सर ने मेरा स्टैटिक स्ट्रॉन्ग किया था, IAS बाबा में वामशी सर हैं, उन्होंने मेरा डायनामिक पार्ट स्ट्रॉन्ग किया था। पेपर 2 ऑफ सोशियोलॉजी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि उसमें क्या करना है, कैसे लिखना है, उसमें कैसे अप्रोच करना है। तो उसके लिए मुझे वो जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसमें उन्होंने जो मिक्स करा 2 पार्ट को, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो आई वुड रिकमेंड इट, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड जेन्युइनली। उसके बाद 2019 में जब मेरा मेंस हुआ, तब मेरे दिमाग में था कि मैंने सोशियोलॉजी 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, अब मैं चाहती थी कि एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो, कुछ डिफरेंट एंगल हो। तो मैंने कोई क्लीशेड जितने मार्केट में थे, आई डिड नॉट गो फॉर एनी ऑफ दोस टेस्ट सीरीज। मैंने टॉपर्स IAS करके है न्यू दिल्ली में ही, उसमें रितेश सिंह सर है, उन्होंने वो लेते थे, तो मैंने वहां का एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। वहां टेस्ट देते थे और संडे टू संडे सर डिस्कशन क्लास करते थे। वो डिस्कशन सर रितेश सिंह सर ने एक्चुअली उपेंद्र गौर सर से भी पढ़ा है और महापात्र सर से भी पढ़ा है, तो वो दोनों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर थे सर। तो उन्होंने एक और ही अलग डायमेंशन दिया मेरे को। तो ये जो 2 साल का कल्मिनेशन है, उससे क्या हुआ, मेरी वैल्यू एडिशन बढ़ती गई, मेरे आंसर्स थोड़े एनरिच होते गए। और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है राइटिंग का, प्रैक्टिस का। मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे सोशियोलॉजी में, मैंने फर्स्ट टाइम में 10 या 15 लिखे थे, सेकेंड टाइम में मैंने 18 टेस्ट लिखे नियरली। तो उससे क्या हुआ, राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ी और अच्छे से मैंने उस अप्रोच कर पाया। तो उस हिसाब से सोशियोलॉजी के लिए सोर्सेस कहने से, जो ब्लू बुक है हैरलम्बर्स की, जो बहुत मोटी सी बड़ी सी बुक है, उसको पूरा नहीं पढ़ना है। तो लोग, बच्चे वो बुक देख के ही डर जाते हैं, बट वो बुक जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाती है एक बारी, उस बुक से देर आर स्पेसिफिक चैप्टर्स जो बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। कुछ चैप्टर्स के कुछ पोर्शंस, एक एक चैप्टर वहां पे 150 पेज के हैं, आपको 150 पेज भी नहीं पढ़ने, उसमें से हार्डली 20 to 30 पेजेस पढ़ने। तो वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बुक को नहीं मिस करिएगा। उसमें काफी अच्छे अच्छे थिंकर्स के नाम है जो आपके आंसर्स को बहुत एनरिच करते हैं, तो डू फॉलो दैट बुक। इग्नू का मटेरियल बहुत वास्ट है, तो आपको पूरा इग्नू का मटेरियल नहीं पढ़ना है, उसमें से देर आर टॉपिक्स जिसके लिए हैरलम्बर्स में काफी अच्छे से पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली, तो वहां से इग्नू के नोट्स भी आपको चुनने हैं। मैंने इग्नू के नोट्स बहुत कम फॉलो किए थे, क्योंकि ना ऑलरेडी उपेंद्र सर का नोट्स काफी अच्छा था, सेकेंडली मैंने हैरलम्बर्स से काफी वैल्यू एडिशन कर लिया था। इग्नू के नोट्स उनको बहुत सारे कम टॉपिक्स के लिए चाहिए था। पेपर 2 के लिए आई हैड फॉलोड इग्नू नोट्स काफी,
एंड आई इवन हैड दिस, मैंने बाकी नेट से ढूंढ के, मेरा था कि जो सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक्स को मैंने अंडरलाइन किया, हर एक टॉपिक के अंडर मेरे पास सफिशिएंट मटेरियल होना चाहिए, ये मेरा हमेशा से फोकस था। और मैंने अपने बहुत क्रिस्प कंसाइज नोट्स बनाए, मैंने कोई टॉपर्स के नोट नहीं फॉलो किए, क्योंकि ना आप किसी टॉपर्स के नोट फॉलो करते हो ना, तो उन्होंने भी कहीं और से लिखा हुआ रहता है, तो आपके पास आते आते वो सेकेंडरी नोट बन जाता है, आप उस चीज से ना कनेक्ट नहीं कर पाते। मेरा एक फोल्डर है, उसमें पूरा सोशियोलॉजी का नोट्स है। बिकॉज ऑफ दिस क्रिस्प नोट्स, मेरे मेंस 2018 में पेपर 1 में 150 या 160 आए थे, समथिंग अराउंड दैट। पेपर 2 में मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिया था, फिर भी 110 आए थे, मेरा टोटल 260 आया था, विच वॉज वेरी गुड कंसिडरिंग कि मैंने बहुत सारे आंसर्स नहीं किए थे, पेपर बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया था। तो मेरा कहना है कि जस्ट बिकॉज मेरे पास अपने नोट्स थे, जो मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज किए थे, 2-3 बार पढ़े थे, सब मुझसे पूछते हैं कि तुम इतना ज्यादा कैसे लिख पाती हो और इतने सारे थिंकर्स का नाम कैसे इंक्लूड करती हो। मैं इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि ना मेरे पास क्रिस्प नोट्स हैं। मैं बुक्स, मैंने पहले एक टॉपिक का पूरा अपना नोट्स बना लिया, फिर उसी को पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो दैट विल गिव यू एन एज। टेस्ट सीरीज सब जो ऑनलाइन होते हैं, प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, जरूरी नहीं है सब कर पाए, क्योंकि ना दे आर क्वाइट कॉस्टली, बहुत सारे टेस्ट सीरीज काफी कॉस्टली होते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑनलाइन, एक देर आर साइट्स, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, एक साइट है जो सारे अपलोड करता है टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसके आंसर बुकलेट भी साथ में होती है, तो आप उसे अपीयर कर सकते हो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, यू डोंट हैव टू बाई, वो आप कर सकते हो घर पे भी। सेकंड, मेंस टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे मैंने वो प्लेटफॉर्म्स फॉलो किए थे एंड इट वाज हेल्पफुल। मैं विजन के टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लिख रही थी, और इसका आईएएस बाबा का है, टोटल लर्निंग प्रोग्राम है, टीएलपी करके है, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। वहां वो हर दिन 5 क्वेश्चंस देते हैं, और रिव्यू कैसे होता है, वो पीयर टू पीयर रिव्यू करते हैं। वहां आप ना एक्चुअली जब उस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, फिर आप कमेंट्स में अपने पोस्ट डालोगे, फिर आप वहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते थे। फिर हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग अपना एक छोटा सा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बना लिया, एंड देन वी यूज टू डिस्कस। इनसाइट्स का भी एग्जैक्टली ऐसा एक सिक्योर सिनॉप्सिस आता है, वो भी काफी अच्छा था। मैंने उसे 2018 के टाइम में, अपने मेंस के टाइम में मैंने सिक्योर सिनॉप्सिस पढ़ा था, उसमें भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये दोनों ही मुझे जितना पता है, आई यूज दिस एंड ये काफी इंफॉर्मेटिव थे, तो आप इन दोनों का यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम को बहुत अच्छी तरह से यूज करो एंड यू गेट इनटू गुड प्लेटफॉर्म्स, वो नहीं जहां फालतू की बकर होती है, वो सब ग्रुप्स में घुसना ही नहीं होता। एक एक ग्रुप्स हैं जो बहुत ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव हैं। आप जब ये इनसाइट्स और टीएलपी के आईएएस बाबा के साइट्स में जाओगे, वहां नीचे बहुत सारे बच्चे डिस्कस करते हैं, तो आप वही पीयर टू पीयर डिस्कशन में ही ना आपको वो लोग टेलीग्राम्स के ग्रुप बताएंगे, तो आप वहां ज्वाइन करके पीयर टू पीयर डिस्कशन करके आप अपने अपने कॉपीज करेक्ट करा सकते हो। तो दैट हेल्प्स। इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, मैंने ऐसे यूज नहीं किए हैं, बट मेरे फ्रेंड्स ने बताए, जो चेक करते हैं आपके कॉपीज विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, तो दैट कैन बी अवेयर्ड। और टेस्ट सीरीज आप अगर बहुत ऐसी जगह रहते हो और आप दिल्ली नहीं आ सकते, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप उसके लिए ये कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सारे लिखो घर पे, एंड एक अपना पीयर ग्रुप बनाओ, ऑनलाइन बनाओ। ऐसा नहीं कि आपके घर के पास शायद कोई नहीं है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो इनसाइट्स, आईएएस बाबा, फोरम आईएएस का एक ब्लॉग है, वहाँ काफी सारे बच्चे डिस्कशन करते हैं, वहाँ एक बहुत अच्छा ग्रुप भी बनता है, कम्युनिटी, तो वहां जाके उस ग्रुप में आप पीयर कनेक्शन बना के यू कैन रिव्यू, बट यूज ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स जुडिशियसली। ऐसा नहीं कि आप ओवर डिपेंडेंट हो जाओ इस पे एंड आपको लगे बस यही इतना ही करना है। अपने रिसोर्सेज थोड़े वैरिड रखो एंड फोकस ऑन दैट, सो इट विल हेल्प। पीएससी का जर्नी जो होता है, जो इतना लंबा होता है, सो तब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आप प्रीलिम्स लिखते हो, आप इंतजार करते हो, इतना अनसर्टन होता है कि हुआ कि नहीं, मेंस लिखते हो, इंतजार करते हो, वो इंतजार वाला पीरियड बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है कभी कभी।
और एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती है उसमें, तो मेनी टाइम्स बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि ना इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे जर्नी में मैंने क्या किया, मेरे जर्नी में बहुत सारे फैक्टर्स हेल्प करते थे। मेरे फैमिली का सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। वो हमेशा मेरे पे बहुत भरोसा करते थे कि मेरे से हो पाएगा। उसके बाद ये था कि मैं हमेशा से जब भी लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये सोचती थी कि मैंने ये करियर पाथ चूज़ क्यों किया? मेरे पास इतना सिंपल सा लाइफ था, एक सेटल्ड जॉब थी, शादी हो गई, सेटल डाउन करना था, तो मैंने ये करियर पाथ चूज़ ही क्यों किया अपने लिए? तो जब जब वो याद आता था मुझे, वो मैंने चूज़ किया था क्योंकि ना बचपन से ही सोसाइटी ने मुझे पढ़ने के लिए क्लास 6 में जब मैं थी, मेरा ऐसा था कि मेरे पापा ने कहा था कि दोनों बच्चों को, हम 2 बहनें हैं, मेरी बड़ी बहन है, हम दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते। मेरे पापा की कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, ही वाज़ वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, बिज़नेस था, तो उनसे नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने बोला नहीं पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो मेरी स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझसे बोला कि इतना अच्छा पढ़ती है ये, हम क्यों इसे, वो मुझे वर्नाकुलर मीडियम में डालना चाह रहे थे, फ्री स्कूल में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं करते, हम उसे स्कॉलरशिप देंगे। तो क्लास 8 से मुझे स्कॉलरशिप मिली पूरी 10th तक। फिर +2 मुझे पढ़ना था गवर्नमेंट कॉलेज में बाहर जाके, ताकि मैं अच्छे से एनआईटी आईआईटी की तैयारी कर सकूं। उसके लिए मुझे एक एनआरआई ने हेल्प किया था, वो भी मेरे स्कूल ने अरेंज कर दिया। कॉलेज में मेरा एजुकेशन लोन हुआ था, बट दिन भर के तो खर्चे निकालने हैं, मतलब अपना एक्सपेंस कैसे निकालो। पापा कभी भी पापा पापा दीदी को सपोर्ट कर रहे थे ऑलरेडी। तो मैंने फिर से, मुझे एक एनजीओ है, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, उसने मुझे हेल्प किया। तो मेरा पूरा जो करियर बना है बिकॉज ऑफ सम और द अदर हेल्प। कोई एनआरआई है, कोई ट्रस्ट है, कोई एनजीओ है, सबने मेरी मदद करी। तो जब सबने मेरी इतनी मदद करी है, एंड द बेस्ट वे आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी इज मैं भी मदद करूं आगे। तो वो चीज मुझे बचपन से ड्राइव करते आ रही है कि इतनी मुश्किल से अगर मैंने पढ़ाई कर ली और आज मैं आपके सामने हूं, तो मैं कैसे इस सोसाइटी को गिव बैक ना करूं। तो दिस ऑलवेज मोटिवेटेड मी। मैं जब भी दुखी होती थी ना, आंख बंद करके अपने पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उन्हें याद कर लेती थी कि कैसे बच्चे नए कपड़े पहनते थे। तो इट्स वेरी स्मॉल थिंग, इट्स नॉट दैट अभी याद करते हैं तो हंसी आती है, बट होता था तब। जब आप छोटे होते हो तो सब नए पहनते हैं, तो आपका भी मन करता है कि मेरे पास भी होता। तो ठीक है, इट इज नॉट अ बिग डील, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी मुश्किलों से गुजर के दे मस्ट हैव क्रैक्ड इट। सो मेरी जर्नी भी ऐसी ही कुछ रही है। तो वही चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, सेल्फ मोटिवेशन। जब भी आपको डिप्रेशन हो, लगो नहीं हो पा रहा है, अपने आप से खुद पूछ लो कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि नहीं निकालना ही। अगर उतनी डेडिकेशन है, मोटिवेशन है कि नहीं करना ही है। जब मैंने जॉब छोड़ दिया, बहुत लोगों ने बोला कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो तुम। राउरकेला की, मैं राउरकेला को बिलोंग करती हूँ, और राउरकेला की पहचान राउरकेला स्टील प्लांट से है। लोग राउरकेला को सिर्फ राउरकेला स्टील प्लांट से पहचानते हैं, और मैं वहां जॉब करती थी एज अ मैनेजर। तो मेरा ओहदा मेरे होम टाउन में बहुत ज्यादा था। जब मैंने जॉब छोड़ा तो हर एक इंसान ने पूछा, मैंने अपनी मम्मी से एक बारी बोल भी दिया, मम्मी किसी को बताना ही मत कि मैं जॉब रिजाइन कर रही हूँ, नहीं तो सब बहुत बातें बनाने लगे। उसने वो जॉब छोड़ दिया, राउरकेला स्टील प्लांट का। उनको वो समझा नहीं पा रही थी कि मैंने यूपीएससी या ओपीएससी, उनको तब समझ ही नहीं आता कि क्या जॉब करनी है, और राउरकेला स्टील प्लांट की जॉब छोड़ के। तो वो एक फेस था जब किसी ने विश्वास नहीं किया। अब सब कह रहे हैं, कुछ लोगों ने विश्वास किया था कि हाँ कर सकती है, बट अब के टाइम पे जब मेरा रिजल्ट आ गया तो हर एक इंसान ने मुझे फोन करके यही लाइन कहा, हमें पूरी तरह से भरोसा था कि तुम तो निकाल ही लो। तो आज आपका अचीवमेंट क्या है, ये चीज कि जब आपका हो जाएगा ना, पूरी दुनिया आपके अचीवमेंट से खुश होगी, सब कुछ मिल जाएगा। हैव पेशेंस। पेशेंस की बहुत जरूरत है इस एग्जाम में, परसिवरेंस की बहुत जरूरत है, और वो मेरे पास था। मैंने कोशिश करी, ऐसा नहीं कि ऐसा वक्त नहीं आया कि मैंने कहा कि मैं छोड़ दूं।
इस एग्जाम्स के बाद मैं वापस आई, बहुत टॉर्चरस लग रहा था मुझे कि 2 साल से मैं लगी हूँ। मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की थी, अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखती थी। 2 साल से मेरे पास हर महीने अकाउंट में सैलरी नहीं आती थी। ऐसा नहीं है कि अभी आई एम नॉट ओके, बट खुद को लगता था कि सैलरी हाथ में क्यों नहीं है, किसी से कहना क्यों पड़ रहा है कि ये खरीदना है वो खरीदना है। मैं खुद खरीदना चाहती थी अपने पैसे से। ये नहीं कि मुझे कोई दे नहीं रहा था, ये था कि मैं बचपन से मैंने स्कॉलरशिप का पैसा भी मेरा अपना था, मैं उसमें से पैसे बचा के अपनी मम्मी के लिए कुछ खरीद देती तब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो फेज काफी अजीब था। सो इट्स अ प्रोसेस, आप थक जाते हो, बट फिर यही सारी स्ट्रगल आपको कहती है कि नहीं, इट विल हेल्प मी, इट विल समहाउ कम टू अ क्लोजर। मेरे लिए एक कल्मिनेशन ऑफ बहुत साल का था कि फाइनली हुआ, खत्म हुआ। जिन सबका नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा हर इंसान का कन्वर्ट हो जाए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कन्वर्ट नहीं होता है। आपको हमेशा दिमाग में प्लान बी रख के चलना है। ऐसा नहीं सोचना है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा प्लान भी ये था, मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। मेरा सोशियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने मास्टर्स ऑफ एमए करा, एमए का एग्जाम दिया था और मेरा वो हो गया था। मेरा अगर यूपीएससी नहीं क्लियर होता तो मैं एमए ज्वाइन करने वाली थी, क्योंकि ना मुझे अल्टीमेट कोई एनजीओ या सोशल वर्क करने का बहुत मन था, तो मैं वही करने वाली थी। तो हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए। मेरा और भी बहुत सारा प्लान था कि मैं एमए कर लूंगी, फिर मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लूंगी 1 साल का। तो अपने अपने आप को एंगेज रखो कि कुछ ना कुछ करना है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपने जितना नॉलेज गेन किया है उसे वेस्ट मत जाने दीजिए, यू कैन यूज इट आगे। यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये हमेशा याद रखिए। जिंदगी इसके आगे बहुत बड़ी है, और आपने जब डिसाइड किया है कि यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे, आप ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रांग इंसान हो, तो इसे जाया मत जाने दो। मेरा इस बार इंटरव्यू अप्रैल 3 को था, लास्ट डे ऑफ यूपीएससी। तो मैं बहुत खुश थी कि आराम से मेरा खत्म होगा और फिर हम ट्रिप पे चले जाएंगे। बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। सो हमारा इंटरव्यू शिफ्ट हो गया। वो 3 महीना बहुत एक्सक्रूशिएटिंग था मेरे लिए। घर पे बैठे रहना, वो अनसर्टेनिटी इन लाइफ बहुत ज्यादा पेनफुल था। एक देयर वर डेज 10-15 दिन के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं जो कहते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम डूइंग नथिंग। मैं कुछ नहीं करती थी, ना पढ़ाई ना कुछ, ब्लैंक हो गई थी। तो वो काफी टॉर्चरस था मेरे लिए, काफी वियर्ड सा था। फिर फाइनली डेट्स आए कि जुलाई 20 से आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। मेरा जुलाई 23 को था, हमें दिल्ली बुलाया गया था। तो बहुत थोड़ा सा डर लग रहा था, इतना ट्रैवल करना एंड ऑल दैट। एनीवेज वी वेंट डाउन। आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हो, इंटरव्यू देना हर एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि एक बार इंटरव्यू देना है, उस बोर्ड को फेस करना है। तो मेरा भी था। मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था कि मैं अपना पर्सनालिटी शोकेस करूंगी, ये बताऊंगी कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ। बट जब हम वहां गए बहुत ही अलग था एक्सपीरियंस, बिकॉज हमने फेस मास्क पहना था, शील्ड पहना था, ग्लव्स पहने थे। छोटा सा रूम होता है, उसमें सारे पैनल मेंबर्स बहुत दूर दूर बैठे थे। तो हमारे जो चेयरमैन थी पैनल की, उन्होंने भी फेस शील्ड पहन रखा था, फेस मास्क पहन रखा था। तो बात करते करते फॉग हो जा रहा था बार बारी, तो साफ कर रही थी मैं, अपना मास्क एडजस्ट कर रही थी। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। बट फिर उसके बाद क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया मुझसे। मैम ने मुझसे पहले मुंबई के बारे में ही पूछा। उसके बाद सर ने मुझे माइग्रेशन प्रॉब्लम के बारे में पूछा कि माइग्रेशन जो हो रहा है उड़ीसा से काफी होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर मुझे स्टेटस ऑफ वुमेन इन उड़ीसा के बारे में पूछा गया कि आपको क्या लगता है वुमेन का स्टेटस कैसा है उड़ीसा में। ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में पूछा गया। पुरी इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन उड़ीसा, तो मुझे पूछा गया कि उसे ग्लोबल टूरिस्ट हब हम कैसे बना सकते हैं। फिर मुझे एक सर ने पूछा कि चाइल्ड लेबर बहुत प्रेवलेंट है इंडिया में, हमारे पास इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस है, तो आपको क्या लगता है कि हमें लॉज एंड रेगुलेशन और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करने चाहिए या वैसे ही रहने देना चाहिए। फिर मुझे पूछा उन्होंने कि सोसाइटी में अभी तक इतने साल हो गए फिर भी बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अभी भी हम करते हैं, ऐसा क्यों है सोसाइटी में। उनका आखिरी सवाल था
कि एजुकेशन को कैसे ऐसा किया जाए कि हर कोई एजुकेटेड हो पाए. हाउ कैन वी चेंज द एजुकेशन सिस्टम कि सबको एजुकेशन मिल पाए. उसके बाद फाइनल पैनल मेंबर ने मुझे काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे. उन्होंने मुझसे पूछा कि एक बीच है आपके उड़ीसा में जो बहुत फेमस है बट वहां ज्यादा लोग जाते नहीं है. इट हैज नॉट बीन, वो कौन सा बीच है वो मैंने बता दिया. उन्होंने मुझसे पूछा कि वो बीच वो बीच गोपालपुर बीच है, वहां पे आप लोगों को सी तक जाने क्यों नहीं दिया जाता. मैंने कभी सुना नहीं था तो मैंने बताया. आई सेड आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो. फिर उन्होंने मुझे एक स्टील कंपनी के बारे में पूछा था कि उसका रिसेंटली बहुत खराब हालत था, वो कौन सा था और क्यों था. वो मुझे बहुत वेगली आता था तो मैंने बोला था सर आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई वुड लाइक टू टेक अ गेस. एंड फिर मैंने बोला था तो उन्होंने बोला गलत ही था मेरा. उन्होंने बोला नो यू आर रॉन्ग. फिर ही मूव्ड ऑन. लास्ट क्वेश्चन उनका था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नया आया है उसके 4-5 क्रिस्प वर्ड्स बताओ मुझे कि क्या है. मेरे को उस मोमेंट में, वो एंड ऑफ द इंटरव्यू था तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी. मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि उड़ीसा का पूछ रहे हैं कि इंडिया का पूछ रहे हैं. तो मेरे मुंह से इंस्टेंटली निकल गया आई एम सॉरी सर आई कांट रिकॉल. तो उनके 3 क्वेश्चंस को मैंने आई कांट रिकॉल ही बोला था. बट ही सेड इट्स ओके, नॉट टू वरी. फिर चेयरवुमेन जो थी, मेरा सुजाता मेहता बोर्ड था, उन्होंने फिर मुझसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा. मेरे हॉबी कुकिंग है तो उन्होंने उससे पूछा कि पैंडेमिक के टाइम में हमने एक बहुत यूनिक सी चीज देखी थी इसी खाने को लेके, तो तुम बता सकती हो वो क्या है. तो फिर मैंने बताया था कि मैम हमने तब देखा था कि कैसे माइग्रेंट्स जो अभी वॉक करके जा रहे हैं उनको अगला खाना कहाँ से मिलेगा उसका पता नहीं. और एट द अदर साइड हमारे पास ऐसे लोग हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जो बहुत सारे नए नए खाने की डिशेस फेसबुक सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं. तो दिस रिफ्लेक्ट्स अ स्टार्क इनइक्वालिटी विच एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. तो उन्होंने बोला यस एग्जैक्टली दैट. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कोई सेक्शन चाहती हो जिससे हम तुम्हें कोई सवाल पूछें. तब मैं एक्चुअली बहुत फ्रीज हो गई थी. आई वॉज बिट स्केर्ड. मतलब मैं मुझे लग रहा इंटरव्यू काफी 25 मिनट्स अराउंड चला होगा पर मुझे लगा जैसे मैंने 2-3 मिनट में खत्म कर दिया. यू मस्ट हैव ऑल नोटिस्ड कि मैं बहुत बोलती हूँ और तेज भी बोलती हूँ, तो मुझे लग रहा था कि मैंने काफी कुछ बोल दिया है, अब मुझसे नहीं बोला जाएगा. तो मैंने बोला नो मैम आई थिंक सो एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड. तो फिर से उन्होंने पूछा यू डोंट वांट अस टू आस्क एनीथिंग अगेन. तो मैंने सोचा बोलूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस पूछ लो. फिर मैंने सोचा क्या पता मैं खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ. तो आई थॉट आई विल नॉट टेक द रिस्क. फिर मैंने नो मैम आई डोंट थिंक सो. तो ओके फाइन यू मे लीव. फिर मैं उठ के आ गई. बाहर आके 10 बारी सोच रही हूँ बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था नहीं बोलना चाहिए था. बट द पॉइंट इज व्हेन यू कम आउट ऑफ द इंटरव्यू ऑल यू नेवर नो आपका कैसा गया. मैं इतनी दुखी थी. हस्बैंड को फोन किया, बोला नहीं आ रहा है नाम लिस्ट में, अब सोच लो तुम. आई वॉज वेरी सैड. मुझे लगा कि ठीक नहीं गया, मतलब मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा कर सकती थी. बट आपको ये जानना है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे बहुत बड़े हैं उम्र में और तजुर्बे में भी. वो ऐसे 2-3 हजार बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं और वो आपके पर्सनालिटी की कौन सी चीज को देख रहे हैं वो आपको नहीं पता. सो डोंट थिंक कि आपका अच्छा गया बुरा गया. वो आपकी जेन्युइनिटी को देखते हैं. मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ यही है कि मैं बहुत जेन्युइन हूँ. मैं प्रिटेंड नहीं कर पाती कि मैं आई कांट फेक माई सेल्फ. सिंपली आई स्पीक अ लॉट. तो मेरे पेट में जो होता है मेरे मुंह में वही होता है. सो दैट इज व्हाट दे लाइक. सो बी एज सिंपल एंड जेन्युइन यू आर. जो नहीं आता नहीं आता. आपको जो नहीं आ रहा वो आप ये कह सकते हो सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल गो बैक एंड रीड अबाउट इट. वेरी, वो मुझे एक सर ने बहुत अच्छी चीज बोला था. वो ये नहीं देख रहे हैं, वो लर्नर्स ढूंढ रहे हैं. वो आप दिग्गज लोगों को नहीं लेना चाहते, वो ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं जिनको नहीं पता, वो पढ़ के फिर से जान लेंगे. सो इंटरव्यू इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करोगे एंड आप में वो कन्विक्शन होना चाहिए कि मैंने आईएएस क्यों चूज किया. कंफ्यूज्ड लोगों को वो पकड़ के बहुत ग्रिल करते हैं, जो बोलते हैं सर मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया और तो सोचा आईएएस भी कर लूं. वैसे आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आप आईएएस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी क्यों करें. सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, यू विल एंजॉय इट.
हम जिंदगी भर वो एक्सपीरियंस याद रहेगा आप सब। तो जितने सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं तैयारी करने की, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये करना है कि नहीं। वो पहले से प्रोज एंड कॉन्स वे इन कर लीजिए, और अगर एक बार आपने ठान लिया है ये करना है, तो अपना जी जान लगा दीजिए उसमें, पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। इसमें आप, देयर इज नो स्कोप ऑफ नहीं करना है या आज ढील मार लिया, वो स्कोप नहीं है इसमें। यूपीएससी वैसा नहीं है, आपको इसमें बहुत एफर्ट लगाना है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका गोल ही इतना बड़ा है, अगर आप तैयारी ही ऐसे एग्जाम के लिए कर रहे हैं जो सबसे टफ माना जाता है कंट्री में, तो एफर्ट भी आपको उतनी ही लगेगी ना। तो उतना एफर्ट लगाइए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। ये जर्नी इतना लंबा है, सब साथ छोड़ जाते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं जो कहते हैं कि हो जाएगा। उसमें जो साथ रह जाएगा वो सिर्फ आप खुद खुद हैं। सो कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। डिप्रेशन होता है, डाउन फील होता है, तो उसमें कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं। see videos, look, listen to, there are so many inspiring stories which must be doing rounds in YouTube। सब बहुत कुछ लोग बहुत मुश्किल से निकाल लेते हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? तो हमेशा लुक फॉरवर्ड टू दैट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, अगर कुछ डाउट्स है, यू कैन ट्राई टू रीच आउट। जब भी हो सकेगा, आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, नमस्कार।